दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिफेंस पॉइंट के एक नए वीडियो में। दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो से जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफेंस एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस। और साइंस में जो है हम सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिक्स का पोर्शन, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम्स में अक्सर देखा जाता है कि फिजिक्स के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वीडियोज़ में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, टॉपिक वाइज जो है हर चीज़ को समझेंगे, तो वीडियोस आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो वीडियोस को बस आप लोग पूरा ज़रूर से देखते रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और जल्दी ही जो है आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो अगर बात की जाए फिजिक्स की, तो देखिए दोस्तों, डिफेंस के एग्जाम्स में जो फिजिक्स आती है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका बनता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, यानी कि भौतिक राशियों का। अब जो है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार आपका जो है एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें आपको सदिश और अदिश राशियों को अलग करना होता है। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। तो बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो ये देखिए दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि एक होती है सदिश राशि जिसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी होती है अदिश राशि जिसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सदिश राशि क्या होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ, अब देखिए उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए परिणाम और दिशा, यानी कि परिणाम के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता पड़ती हो, उसे कहा जाता है सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के, तो देखिए विस्थापन, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो है इसके सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। इसके और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि संवेग हो गया, आवेग हो गया, वेग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार चुंबकीय आघूर्ण भी जो है वो सदिश राशि का ही उदाहरण है। ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि सदिश राशियाँ क्या होती है और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अदिश राशियों के बारे में, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो देखिए अगर बात की जाए स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो देखिए वो भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें कहा जाता है अदिश राशियाँ, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि देखिए धारा, दाब, कार्य, इन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे धारा, दाब यानी कि प्रेशर, कार्य यानी कि वर्क, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि विभव, ताप, चाल, दूरी, द्रव्यमान। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है आयतन, घनत्व, आवेश, प्रतिरोध और चालकता। ठीक है, तो ये होती है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, और ये हो गई इनके उदाहरण की बात कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से बनता है, तो आपको जो है कुछ चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ऑप्शन मिल गए धारा, दाब, कार्य और विस्थापन। इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि सदिश राशि कौन सी है। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है और अदिश राशियां जो है वो हो जाएगी धारा, दाब और कार्य। ठीक है, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, मात्रकों की जो पद्धतियां होती है, ठीक है, वो बहुत सारी पद्धतियां होती है, जैसे कि हो गई आपकी CGS पद्धति, ठीक है, MKS पद्धति, ठीक है, और इसके अलावा एक होती है FPS पद्धति। ठीक है, यानी कि फुट पाउंड सेकंड। देखिए इनसे जो है क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखनी होती है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड भी नहीं किया है। बस आपको जस्ट रिमेंबर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको याद रह पाए। ठीक है, लेकिन इनमें जो है एक सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, उसका नाम होता है
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी कि SI यूनिट। आप लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा SI यूनिट के बारे में, और SI यूनिट जो है वो आप लोगों को याद भी रखनी होती है, क्योंकि आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल में भी इनका काम पड़ता है। अक्सर जो है एग्जाम में अलग से भी पूछ लिया जाता है कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मूल मात्रक। देखिए 60 टाइप के मूल मात्रक होते हैं यानी कि फंडामेंटल, ठीक है, और 2 तरीके के पूरक मात्रक होते हैं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, यानी कि फंडामेंटल मात्रक जो है वो कौन कौन से होते हैं और इन्हें जो है किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है लंबाई या फिर दूरी, ठीक है। और लंबाई या दूरी जो होती है उसको मीटर से व्यक्त किया जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है m से, ठीक है। चलिए आपको जो है हमेशा देखने को मिला होगा कि लंबाई या दूरी जो होती है वो मीटर में लिखी जाती है और उसको जो है m से लिखा जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल से बताऊं तो 20 मीटर आपको देखने को मिला होगा, 40.5 मीटर देखने को मिला होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसको डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा हो गया समय, ठीक है, जिसे सेकंड से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तीसरा है ताप, जिसे केल्विन से व्यक्त करते हैं। चौथा हो गया आपका विद्युत धारा, यानी कि इसे जो है I से लिखा जाता है, और एम्पियर जो है इससे व्यक्त किया जाता है और A से इसे लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात की जाए द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में मापा जाता है और इसको kg से जो है व्यक्त किया जाता है। ज्योति तीव्रता की अगर बात करें तो इसे कैंडेला से लिखा जाता है और C से जो है इसको लिखा जाता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो मूल मात्रक आता है वो होता है पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल से लिखा जाता है, ठीक है, और इसको जो है मोल लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई मूल मात्रक की यानी कि फंडामेंटल्स की। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की, यानी कि पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 पूरक मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो देखिए पहला कौन सा है कि समतल, ठीक है। तो समतल जिसे लिखा जाता है रेडियन में, ठीक है, और दूसरा जो कि हो गया घन कोण, जिसे व्यक्त किया जाता है स्टेरेडियन में, ठीक है। ये 2 होते हैं पूरक मात्रक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पदार्थ की मात्रा जो होती है उसे मोल में लिखा जाता है, ठीक है, मोल से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए मोल क्या होता है, ठीक है ना। तो इजीली समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि मोल एक संख्या होती है जिसे m या फिर मोल के द्वारा लिख करके व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और ये जो होती है मोल, इसका मान होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.022 × 10⁻23, ठीक है। 1 मोल का मान ये होता है, ठीक है ना। चलिए, और इस संख्या को जो है एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। आप लोगों ने एवोगैड्रो नंबर के बारे में पहले भी पढ़ रखा होगा, और काफ़ी बार जो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि एवोगैड्रो नंबर को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 6.022 × 10⁻23 जो है एवोगैड्रो नंबर का मान होता है, ठीक है ना। और इसे जो है एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो है इनके नाम पर ही इसे रखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको जो है आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो है एग्जाम्स में आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और स्पेशली इस बार जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया था कि साइंस के पोर्शन में न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो अब से जो है हम लोग साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करते हुए चलेंगे, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, ठीक है। दोस्तों अनअकैडमी पर जो है आप लोगों के एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी के लिए एक नया बैच शुरू हुआ है, जो कि 26 तारीख से शुरू हुआ है, विजय एयरफोर्स, ठीक है। तो दोस्तों विजय एयरफोर्स जो बैच है वो काफ़ी अच्छा बैचेज है। उसमें जो है 90 डेज़ की क्लासेस आपकी चलने वाली है, ठीक है। और उसमें जो है आपको डिफेंस की टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा पढ़ाया जाएगा। काफ़ी अच्छे सेशंस उसमें जो है आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग एक्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है उसमें इनरोल कर लीजिए। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा, और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे उसमें जो है आपको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के बाद में जो है आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कोर्स को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा NDA, एयरफोर्स एक्स वाई और नेवी, ठीक है। आपको वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे आपको जो है एक चूज सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है वहाँ से सब्सक्रिप्शन को चूज़ करना होगा, और जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे आगे की ओर तो वहाँ पे जो है आपको एक पूछा जाएगा रेफरल कोड के बारे में।
तो रेफरल कोड आपसे जैसे ही पूछा जाए आपको वहाँ पे रेफरल कोड में डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल करना है दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है ताकि आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे बैचेज हैं, आप लोग इसके लिए इनरोल कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना, सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस में, ठीक है, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु व अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये यहाँ पे मैं नहीं होगा, वह होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस में आपको परमाणु व अणुओं की संख्या पूछी गई है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला गया है ऑक्सीजन गैस, जिसको हम लिखते हैं O2 से। ठीक है, और इसका नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। सभी लोग जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है। अब देखिए दो चीज़ों की और ज़रूरत होगी हमें, कि इसके अणु भार की और परमाणु भार की, क्योंकि हमसे जो है यहाँ पर परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन में जो है अणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन में अणुओं का जो अणु भार होता है वो होता है 32। ठीक है, अब देखिएगा चीज़, इसको समझिएगा आप लोग। अणु भार जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 32। ठीक है, और इसका जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार ये होता है 16। तो हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि परमाणुओं की संख्या। तो अब देखिए 128 ग्राम में पूछा गया है, तो ये हो गया 128 बट्टा परमाणु भार। ठीक है ना, तो परमाणु भार कितना हो गया? परमाणु भार हो गया 16। तो ये कितने बार में जाएगा? 16 से 128 8 बार में चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है 8 मोल आ जाएगी परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है हम अणुओं की संख्या निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अणु भार हमें पता है कि 32 होता है, तो 128 बट्टे 32। ठीक है, तो ये हो गया 4। तो अब देखिए हमें यहाँ पर मिल गया अणु भार जो है वो हो गया 4 मोल, और परमाणु भार जो हो गया वो हो गया 8 मोल। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 मोल का जो मान होता है वो कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, अगर अणु की संख्या की बात करें तो 4 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 मोल मिले थे ना अणु की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं यहाँ से इंटू करके सिंपल और कर लेता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 24 × 10⁻23। लेकिन आपको जो है इतना सिंपल वहाँ पे सॉल्व नहीं करना होता है, आपको जो है सिर्फ मोल की संख्या वहाँ पे पूछी जाएगी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आगे एक्सप्लेन के साथ में भी करवाऊंगा, तो आप लोगों को आगे और भी समझ आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है द्रव्यमान, यानी कि मास। देखिए हमेशा जो है आपको द्रव्यमान और भार के टॉपिक में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इनमें जो है हमेशा कंपैरिजन चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। ठीक है, यानी कि मास की। तो देखिए किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, और द्रव्यमान जो होता है यानी कि मास जो होता है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, ऊपर में मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, द्रव्यमान जो होती है वो एक अचर राशि है, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, और मात्रक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है। ठीक है ना, चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई द्रव्यमान के बारे में। अब बात कर लेते हैं भार के बारे में। ठीक है, यानी कि वेट। देखिए किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है वो जो है उसका भार कहलाता है। ठीक है, समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु है जिसको पृथ्वी जो है अपने बल से खींचती है उसे जो है भार कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए भार जो होता है वो एक टाइप का बल होता है, यानी कि फोर्स होता है। ठीक है ना, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। और देखिए भार जो है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जो होता है वो भी एक सदिश राशि है, भार भी एक सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन भार जो है वो एक चर राशि है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल है, जबकि द्रव्यमान जो है वो एक कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। ठीक है,
और इसके मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक जो है इसका न्यूटन प्रति डायन होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब देखिए एक चीज़ स्पेशल पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके मात्रक की अगर बात करें तो न्यूटन डाइन जो है इसका मात्रक होता है। देखिए सबसे स्पेशल पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए भार और द्रव्यमान में, तो यहाँ पर नोट पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी बार जो इसमें से क्वेश्चन बनता है और अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिला होगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वाधिक भार जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्वाधिक भार जो होता है वो कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर, यानी कि पोल्स पर जो है वो सबसे ज़्यादा भार होता है। ठीक है, और न्यूनतम भार जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है भूमध्य पर, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, भूमध्य पर जो है वो न्यूनतम भार होता है और सर्वाधिक भार जो होता है वो पोल्स पर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की और इनकी नोट्स की तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।